ढोलक पर बन्ना बन्नी गाते सबके बीच बैठी माला कोने में 20 वर्षीय भांजी रुचि की मुस्कुराहट सुनते ही तिलमिला उठी। वह तुरंत उठी और दुकान के सटे कमरे में जाकर देखा तो उसकी 8 वर्षीय बेटी परी जेठानी के पिता की गोदी में बैठी थी और जिस तरह से कहानी सुनाते उनके हाथ उस मासूम के कोमल अंगों को छू रहे थे। माला की आंखों में खून उतर आया। उसके पिता की उम्र के उस व्यक्ति की नापाक हरकत कतई माफी योग्य नहीं थी। उसका जी चाहा कि बेटी के साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ करने वाले का मुंह नोच ले, पर समझदार माला शादी जैसे मौके पर रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। वैसे भी मिनी उसकी प्रिय भतीजी थी और उसी की शादी अटेंड करने वह इंदौर से इटावा अपने पति और बेटी के साथ आई थी। इसलिए जैसे तैसे अपने आप को नियंत्रित कर उसने तेज आवाज में बेटी को आवाज दी, चलो परी, खेल हो चुका, अब आओ, हाथ मुंह धुलाकर तुम्हें तैयार कर दो। माँ की आवाज़ सुनते ही परी भाग कर आई और उसके पैरों से लिपट गई। तभी जेठानी के पिता की आंखें माला से जा मिली। उसकी आंखों में घृणा मिश्रित क्रोध देख वे थोड़ा सकपकाते हुए बोले, बच्चों ने जिद की तो उन्हें कहानी सुना रहा था। छी, कैसा बेशर्म इंसान है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी वह बातें बना रहा है। माला उसके दुस्साहस पर हैरत थी। इस तरह अपनों की भीड़ में कोई व्यक्ति, वो भी पिता जैसे सम्मानित ओहदे वाला, ऐसी नीच हरकत करेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रिश्ते की मर्यादा भंग होती देख मन का आक्रोश आंखों के रास्ते उमड़ते घुमड़ते बहने लगा। उफ, क्या करूं? क्या कविश को बताना ठीक रहेगा? लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो माहौल बिगड़ने पे समय न लगेगा। ठीक है, देखती हूँ अगर उन्होंने फिर ऐसी हरकत दोहराई तो उसकी उम्र और ओहदे का ख्याल न रखूंगी। सोचते हुए माला ने जैसे मन ही मन कुछ ठान लिया। वॉशरूम में उसने परी के हाथ मुंह धुलाते समय उसे नाना से दूर रहने को कहा। पर क्यों मम्मी? नाना तो हमें प्यार करते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, पर उन्हें आपको यहाँ वहाँ छूना नहीं चाहिए, वे गलत होता है। कहते हुए माला ने उसे अच्छे बुरे चट के बारे में समझाया। हाँ मम्मी, उनका छूना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उनकी गोद में बैठना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी सुनने के लिए तो सबको बारी बारी से उनकी गोद में बैठना होगा। पर अब मैं नाना से चॉकलेट भी नहीं लूंगी और कहानी भी नहीं सुनूंगी। फिर आप सुनाओगी ना मुझे कोई अच्छी सी कहानी? नन्ही परी मचल उठी। हाँ, मैं अपनी परी को एक सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी, पर रात को सोते समय। लेकिन अब हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रुचि दीदी के साथ ही रहना है। ठीक है, ओके। अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डाल परी झूल गई। 12 साल पहले 5 भाई बहनों वाली उस हवेली नुमा घर में माला सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। सास ससुर थे नहीं, इसलिए अपने से काफी बड़े जेठ जेठानी को ही वह सास ससुर सा सम्मान देती थी। उससे बड़ी 3 ननदें भी उस पर बहुत स्नेह लुटाया करती थी। माला को याद आया जब वह नीता दीदी के पिता से
पहली बार मिलने पर उसके पैर छुए झुकी थी तो उन्होंने ये कहते हुए उसे पैर नहीं छूने दिया था कि कहीं बिटियन से पांव छुआए जाते हैं। अरे बिटिया तो देवी का अवतार होती है, उनके तो पांव पूजे जाते हैं और आज एक बिटिया के अंदर उन्हें देवी के बजाय उसकी देह का दर्शन हो रहा है। कैसी दोगली मानसिकता, कैसा पाखंड। माला विचारों के भंवर में गोते लगा ही रही थी कि बाहर से आती भतीजी की आवाज ने उसे चौंका दिया। चाची क्या कर रही हो? चाचा कब से आवाज दिए जा रहे हैं, आई आई। परी के कपड़े बदल चुकी माला ने जवाब दिया और परी को दुलारते हुए बाहर भेजा और खुद भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आज लेडी संगीत था जिसमें उसकी और कविस की भी परफॉर्मेंस थी। पेयर जॉर्जेट की रेड कलर की बॉर्डर्स वाली साड़ी में माला बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी के लिए बुक किया गया गार्डन घर से 5 मिनट के फासले पर था। वहीं संगीत का प्रोग्राम होना था। काफी बड़े स्टेज की सजावट देखते ही बनती थी। पीच कलर का गाउन पहने मिनी भी बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सबसे पहले दुल्हन की सहेलियां का डांस हुआ, फिर मिनी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। मम्मा मुझे भी डांस करना है, काफी देर से परी जिद कर रही थी। फिर हो वह भी कमर पर दोनों हाथ रखे ठुमक ठुमक कर सबके बीच खूब नाची। फिर बारी आई माला और कविश की। पुराने गीतों की पैरवी पर उन दोनों ने इतना मस्ती भरा डांस किया कि सभी मंत्रमुग्ध हो उन्हें देखते रह गए। फिर तो क्या बच्चे क्या बड़े सभी एक कर डांस की मस्ती में डूबते चले गए। भी प्रोग्राम में एंजॉय कर रही थी पर उसकी पैनी नजरें अपनी बच्ची की सुंदरता के लिए पूरी तरह मुस्तैद था। उसकी नजर बार बार दीदी के पिताजी पर थी। परी को खाना खिलाने के दौरान उसका ध्यान थोड़ा भटक तो वे गायब थे। दीदी क्या बात है, पिताजी नजर नहीं आ रहे? अरे उनसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। कहने लगे कि तुम बच्चों का प्रोग्राम है, तुम लोग मस्ती करो, मुझसे अब बैठा नहीं जाएगा। सो खाना खाकर घर निकल गए। दीदी मेरी तबीयत भी कुछ ढीली लग रही है, शायद थकान का असर है। घर जाकर आराम करती हूँ। परी को ले जा रही हूँ, कविश पूछे तो बता देना। अरे पर तूने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, अभी भूख नहीं है। अगर लगी तो किसी के हाथों घर पर ही मंगवा लूंगी, आप चिंता ना करो। कहते हुए माला ने परी का हाथ पकड़ा और लंबे डग भरती हुई घर की तरफ चल दी। वह बेहद परेशान थी क्योंकि बात यहाँ सिर्फ उसकी बच्ची के प्रति हुए अन्याय की नहीं थी, बल्कि ये एक अनाचार और भयविचार था जिसे करने वाला बेहद करीबी रिश्ते में बंधा एक धूर्त व्यक्ति था। सभ्य समाज का दुश्मन ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी निरीह को अपनी चेष्टाओं का शिकार बना सकता है, तो क्या मासूमों के दोषी को यूं ही छोड़ देना सही है? क्या रिश्ते की आड़ में उसकी धृष्टता क्षमा करने योग्य है? ऐसे अनेक प्रश्न उसके मन को मथ रहे थे। उसकी आंखों के आगे जेठानी नीता की तस्वीर तैर गई। कितनी अच्छी है दीदी, अपने पिता की सच्चाई जानकर उन्हें कितनी तकलीफ होगी। फिलहाल वह समझ नहीं पा रही थी कि
उसे क्या करना चाहिए। जानबूझकर माला घर के सामने वाले गेट से न जाकर आंगन में बने पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसी। वहां नाइम और मालवाली अगले दिन की पूजा के लिए मंडल के नीचे कुछ तैयारी कर रही थी। परी को उसने हाल में ले जाकर चुपचाप बैठने को कहा। आंगन से लगे लंबे गलियारे को पार करती हुई वह दुकान के पास वाले कमरे तक जा पहुंची। तभी उसके कानों में बच्चों के खिलखिलाने की आवाज पड़ी। नाना जी, अब हमारी बारी है, सबकी बारी आएगी, तनिक धीरज रखो। नाना के हाथों की जादू वाली मालिश से खरखराती आवाज में भद्दी सी हंसी सुन वह खड़ी न रह सकी। उल्टा हुआ दरवाजा हाथ से ठेलते ही खुल गया। अंदर का नजारा देख उसे एक बार फिर अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। आस पड़ोस के बच्चे नाना कहे जाने वाले शख्स को घेरे बैठे थे और अपनी गोदी में 5-6 साल की बच्ची को उल्टा लिटाया व उसकी मालिश करने की भाव भंगिमा कर रहा था। लपक कर माला ने बच्ची को उसकी गोद से लगभग छीना और सभी को प्यार से अपने अपने घर जाने को कहा। तुम बहुत जल्दी आ गई बिटिया। उसके चेहरे पर अभी भी कुटिल मुस्कान तैर रही थी। आपको शर्म नहीं आती ये नीच हरकत करते हुए? कहने को आप पिता लुक है, पर आपको पिता कहना उस पवित्र शब्द का अपमान होगा। उम्र में आपकी पोतियां से भी छोटी है ये बच्चियां। सच बताओ, आपका विवेक मर चुका है क्या, जो इनके साथ इतनी घिनौनी हरकत करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपे? अत्यंग छेद वह गुस्से से वह फट पड़ी। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अचानक ही उसकी बोली और सुर बदल चुका था। बेशर्मी की ये पराकाष्ठा देख माला दंग ही। सच में आप जैसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस तरह की जलील हरकत आपने की है, कायदे से आपको पुलिस में दे देना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ समझाइश देकर छोड़ रही हूँ। वक्त रहते सुधर जाइए, नहीं तो दीदी और दूसरे लोगों को पता चला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आवेश में ऊंची होती उसकी आवाज आंगन में काम कर रहे लोगों तक जा पहुंची। पागल हो क्या? बित्ते भर की छोकरी मुझे सबक सिखाने चली है। जानती नहीं कि कौन हूँ मैं? तुझे मैं तो तैश में। उसने माला पर अपना हाथ छोड़ दिया, पर उस उठे हाथ को किसी ने हवा में ही रोक दिया। खबरदार, जो माला पर हाथ उठाया। और सही कहा आपने, वे मासूम आपको जानेगी भी कैसे? पर मैं आपकी भले मानस वाली छवि के पीछे की घिनौनी हकीकत से भली भांति वाकिफ हूँ। आप इस संसार के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि वासना की पूर्ति के लिए अपनी बच्ची तक को ना छोड़ा। सच में आपको पिता कहते मुझे लज्जा आती है। गुस्से में नीता का चेहरा तमतमा रहा था। ये क्या कह रही हो दीदी? एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे? बाप? इसकी दरिंदगी देख प्रकृति ने इसे बाप बनने का अवसर ही कहाँ दिया। एक अदद बच्चे की आस में इसकी सहृदय पत्नी तमाम कोशिशें करके हार गई। सब तरफ से निराश होकर उसकी
जिद पर मुझे एक अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन बेटी होकर भी मैं इसकी बेटी कभी न बन सकी। एक दिन इसे मेरे साथ गलत हरकत करते देख माँ का दिल भारी पीड़ा से भर उठा। उस दिन मुझे अपने सीने से चिपकाए हुए देर तक रोती रही। 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने भाई को बुलाकर मुझे उनके हाथों सौंप दिया। उन 2 दिनों में वे साए की तरह मेरे साथ रही और मेरे जाने के महीने भर बाद ही ये खबर आई कि घर के अहाते में बने कुएं में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। शायद इनका ये भयानक रूप उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। कहते हुए नीता फफक पड़ी। काश उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ मजबूती से खड़ी हो पाती और इसे इसके किए का दंड दिला पाती, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मैंने तो सदा ही इससे एक निश्चित दूरी बना रखी थी। मिनी की शादी में भी ना बुलाती, पर तुम्हारे भैया ने कहा तो उन्हें कैसे मना करती। अपना हर जख्म उनसे साझा करना पड़ता। फिर मुझे भी लगा कि उम्र के इस पड़ाव पर जीवन की काफ़ी ठोकरें खाने के बाद शायद इन्हें कुछ समझ आ गई हो, पर नहीं, कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। सोचती हूँ कि इन्हें न बुलाना ही सही होता। वे तो अच्छा हुआ, तुम्हारी बातों से मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं तुम्हारे पीछे चल पड़ी। पर अब क्या करूँ, इनकी हैवानियत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बताऊंगी तुम्हारे भैया को। जी तो कर रहा है कि अपने आप को ही खत्म कर लूँ। मैं नहीं रहूंगी तो इस घर में इनका रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गलती से भी ऐसा कभी मत सोचना। भुगतना तो उसे पड़ेगा जिसने ये जलील काम किया है। इन्हें इसके गुनाहों की सज़ा मिलकर रहेगी, ताकि ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले कोई 100 बार सोचे। दरवाजे पर नीता के पति खड़े थे। तुम यहाँ? हाँ, रुचि ने तुम दोनों को एक के बाद एक जाते देखा तो उसने आज सुबह की घटना मुझे कह सुनाई और मैं सीधा यहाँ चला आया। तुम्हारी पूरी बात सुनते ही मैंने कविश को पुलिस को फ़ोन करने को कहा है। पुलिस आती ही होगी। कहते हुए नीता के कंधे को उन्होंने हैले से थपथपा, मानो उसके हाथ खड़े रहने का भरोसा दे रहे हो। तुम अपने आप को जेल भिजवाओगी। इंसानी सोचे के पीछे छिपे हैवान की आंखों में गहरा विश्वास था। नहीं, मैं उस अनाचारी को जेल भेजूंगी जिसने रिश्तों की सभी मर्यादा को लांछ जाने का दुस्साहस किया है। तत्व स्वर में जवाब देकर नीता ने निस्साहस से मुंह फेर लिया और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चल दी। मुझे माफ कर दो दीदी, तुम्हारे आंसुओं की जिम्मेदार हूँ मैं। ऐसे मौके पर ये सब नहीं चाहती थी, पर कैसी बातें करती हो माला। तुम्हारी वजह से आज एक अपराधी अपनी सही जगह पहुँच जाएगा। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। आज तुम्हारे कारण ही मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई और एक सही फैसला लिया है। नीता उसकी बात को काटते हुए बोली। सच में दीदी, गर्व है मुझे आप पर। कहते हुए माला नीता के गले लग गई। पुलिस की गाड़ी का सायरन धीरे धीरे पास होकर तेज ध्वनि में तबलीग हो रहा था।